नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जो हरियाणा चुनाव पर है। देश में दो राज्यों में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव वाले ये दोनों राज्य बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला राज्य है हरियाणा जो कि दिल्ली से सटा हुआ है और दूसरा राज्य है जम्मू और कश्मीर जिसके चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर लगी रहती है। आज बात हम हरियाणा चुनाव की करेंगे। हरियाणा चुनाव में क्या चल रहा है अभी तक। आखिरी दौर का प्रचार बाकी है लेकिन अभी तक कौन आगे है कौन पीछे है, किसको एज है, किसको ज्यादा मेहनत करनी है, छोटी पार्टियों का हाल क्या है, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का अलायंस नहीं हुआ, इसका कितना फर्क पड़ेगा, शैलजा की नाराजगी का क्या बीजेपी फायदा उठा पाएगी, क्या कांग्रेस का कोई वोट बैंक तोड़कर बीजेपी अपने साथ ला पाएगी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक अनिल आर्य जी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दीपक। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आ, अभी तक की कैंपेनिंग में आपको क्या लगा? आपके हिसाब से कैंपेनिंग में कौन बेहतर स्थिति के अंदर है और किसको अभी और मेहनत करने की जरूरत है? देखिए दीपक जी, जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद ऐसा लग रहा था कि भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पे है। और जब विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई टिकटॉक के वितरण के बाद से भी ये महसूस होने लगा था कि बीजेपी पीछे है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बीजेपी ने कम बैक किया है। लेकिन ये कम बैक इतना नहीं है कि उसको मेजोरिटी मिल जाए। भले ही कांग्रेस थोड़ी पिछड़ी हो पर मेजोरिटी मिल पाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। जहां तक मेहनत का सवाल है, मैं ये मान के चलता हूँ कि कांग्रेस जितनी ज्यादा मेहनत करेगी उसको उतना ही लाभ मिलेगा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है, जो शैलजा प्रकरण अभी हुआ है उस शैलजा प्रकरण ने कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। दूसरी बात, जो टिकटों का वितरण हुआ है, हमको ये दिखा तो जरूर कि भाजपा में विद्रोह बड़ा हुआ, लेकिन उससे कहीं बड़ा विद्रोह कांग्रेस में भी हुआ है। अगर भाजपा के 19 उम्मीदवार बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस के 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार हैं जो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं जगह जगह, वो उसको डैमेज करने की स्थिति में है। राहुल गांधी के आने के बाद थोड़ी सी चीजें बेटर हुई। खासकर शैलजा जो प्रकरण था, शैलजा बरवाला में नहीं गई लेकिन असंध में गई। नाराजगी है, लेकिन उससे ये मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस ने जरूर की कि हम सारे कांग्रेसी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, हमारा नेता राहुल गांधी है। क्योंकि खड़गे से शैलजा नहीं मानी थी। वहीं अगर भाजपा की बात करें, भाजपा अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, कल फिर आ रहे हैं। मोदी के आने के बाद इम्पैक्ट जरूर पड़ा है, लेकिन जो बाकी जो फैक्टर्स हैं बीजेपी के साथ, वो बीजेपी को दिक्कत पैदा कर रहे हैं। वो अंतिम दौर चल रहा है और ये आते आते 2 तारीख तक 3 तारीख तक कितना खड़ा होगा, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। डिपेंड इस बात पर भी करेगा कि जो बाकी पार्टीज हैं, जो वोट कटवा पार्टी जिनको कह रहे हैं, वो कितना डैमेज कांग्रेस को पहुंचा रही नहीं, पर यही वोट कटवा पार्टी एक बार जो है लंबे समय तक हरियाणा पर शासन कर चुकी है। चाहे मैं चौटाला जी की दोनों फ्रैक्शंस की बात करूं, जेजेपी हो या आईएनएलडी हो, दोनों ने दलितों के पार्टियों के साथ अपना गठबंधन बनाया है। क्या कारण है जो आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये सिर्फ वोट कटवा तक ही सीमित है? देखिए, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इनके पास जो कैंडिडेट्स हैं उसमें अधिकतम कैंडिडेट्स वो हैं कि जो कांग्रेस या भाजपा के बागी होकर आए, या जिनको टिकट नहीं मिली किसी भी कारण से साथ है। इनके जो अपने बड़े चेहरे थे, वो बड़े चेहरे चौटाला परिवार के अलावा ऐसे कोई बड़े चेहरे नहीं है कि जो अपने दम पर कहीं चुनाव जीत सकते हो। मैं आपको एक नूह का एग्जाम्पल देता हूँ। नूह में जाकिर हुसैन बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, और जाकिर हुसैन वो व्यक्ति हैं जिनकी चौथी पीढ़ी इस बार चुनाव लड़ रही है। यासीन खान मेवात के बहुत बड़े नेता थे। तैयब हुसैन जाकिर हुसैन के पिताजी, जो 3 स्टेट्स के मिनिस्टर रहे, जाकिर हुसैन खुद विधायक रहे, उनको भाजपा ने टिकट नहीं दी। उन्होंने भाजपा नहीं छोड़ी, लेकिन वहां उन्होंने अपने बेटे चौधरी ताहिर हुसैन को इनेलो की टिकट पर मैदान में उतार दिया। और वहां जो वोट मिल रही है इनेलो को, वो ताहिर और उस परिवार की वजह से अधिक मिल रही है। ये जो फैक्टर्स हैं, मुझे लगता है उन फैक्टर्स की वजह से मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ जितनी जिसको वोट मिलेंगी इन पार्टीज को, बीएसपी के साथ जुड़ने से कुछ वोट दलित की आएंगी, जेजेपी के साथ चंद्रशेखर के जुड़ने से कुछ वोट दलित की आएंगी, और अपना इनका वोट बैंक, इसका लाभ इनको मिल सकता है। इससे अधिक लाभ मुझे कहीं दिखता नहीं। सच बात तो यह है कि रानिया को अगर आप छोड़ दें, जहाँ अर्जुन चौटाला लड़ रहे हैं, अभय सिंह के बेटे, अपने दादा के खिलाफ, रणजीत चौटाला के खिलाफ, वो जीत सकने की स्थिति में है। लेकिन इलाहाबाद में खुद अभय चौटाला फंसे हुए हैं।
उसकी बहुत बड़ी वजह ये है अभय चौटाला फंसने की, मीनू बेनीवाल एक बड़ा चेहरा है वहां पर, जो कि बीजेपी की टिकट मांग रहे थे और बड़ा नाम था। तो वहां एक मैसेज ये चला गया कि बीजेपी और अभय चौटाला दोनों अंदर से मिले हुए हैं। तो जो जाट वोट बैंक है, पूरा बैंक है, वो जाट बाई डिफॉल्ट इस बार कांग्रेस के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है और भाजपा के खिलाफ दिखाई दे रहा है। तो इलाहाबाद एरिया में जो मैसेज गया वो सारा जाटों को अंदर से एकजुट कर रहा है। भाजपा ने वहां कैंडिडेट उतारा पंजाबी कैंडिडेट, वो पंजाबी कैंडिडेट इतना दमदार कैंडिडेट नहीं है कि जो इलाहाबाद में सीधी फाइट कर सके उसके साथ। तो ये जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों से मुझे लगता है कि वोट कटवा के तौर पे चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे इनेलो हो, चाहे जसपा हो, वो काम कर रही है। अब जसपा को देख लीजिए, जसपा के जो पिछले वाले विधायक थे, अधिकतम विधायक छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, चाहे वो अनूप धानक हो, देवेंद्र बबली हो, और विधायक हो। तो इन तमाम चीजों से मुझे ये महसूस होता है कि ये वोट कटवा पार्टी अधिक रहेंगी। अगर कहीं प्रदर्शन होगा तो व्यक्तिगत दम पर या कुछ वोट बैंक जो साथ आएगा उसके दम पर जीत हार हो सकती कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो हरियाणा में पहली बात तो हम तीन बड़े मुद्दों की करते हैं जिससे हरियाणा का हार्ट जुड़ा हुआ है, दिल जड़ा हुआ है। किसान, जवान और पहलवान, ये तीनों इन चुनाव के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। कितना इंपैक्ट करेंगे, किसको इंपैक्ट करेंगे, पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में? है। देखिए, पॉजिटिव वे में ये इम्पैक्ट करेंगे कांग्रेस, और नेगेटिव निश्चित तौर पर भाजपा के खिलाफ है। किसान आंदोलन का पूरा हमने देखा, पूरा का पूरा जो किसान आंदोलन था उसने भाजपा को डैमेज किया और कांग्रेस के पक्ष में माहौल खड़ा किया। कांग्रेस ने पीछे से और आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन को पूरा सपोर्ट किया था। ये बात पहलवान के मुद्दे पे है। पहलवान के मुद्दे पर चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे दूसरे कांग्रेस के नेता रहे हो, उन्होंने पूरी तरह से पहलवानों को सपोर्ट किया और ये मान लिया गया कि ये जो भाजपा है, क्योंकि पहले ही भाजपा के खिलाफ जाट वोट बैंक था, वो और ये जुड़ गया कि किसान भी और पहलवान, ये दो कम्युनिटीज ही हैं, इसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो जाट कम्युनिटी के हैं। और अग्निवीर का जो मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा भी जो जवान परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं उनको अंदर से दुखी तो कर रहा है। लेकिन अगर मैं अहिरवाल की बात करूं, अहिरवाल से बहुत बड़ी संख्या में सेना में जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में अहिरवाल में अच्छा प्रदर्शन रहा। तो ये जो मुद्दा है अग्निवीर की, वो भी कहीं कहीं जाट सेंटिमेंट से ज्यादा जुड़ गया, और जो नॉन जाट सेंटिमेंट है उसको पीड़ा है। अग्निवीर को ठीक नहीं मान रहे हो, लेकिन वो नेगेटिव रिएक्ट इतना नहीं हुआ तो जाट कम्युनिटी में हुआ है। मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं कि खट्टर जी का एक बयान आया कि जो किसान आए थे वो किसान नहीं थे, पंजाब से कुछ लोग मुखौटे लगाकर आ गए थे, और जिन लोगों ने लाल किले पर झंडा फहराया, दरअसल जो है वो लोग भी मतलब उनका मानना है किसान नहीं था। खैर, किसान नेताओं ने भी इस इस बात को साफ स्पष्ट किया था कि भाई जो किसान आंदोलन जो चढ़ गए, कवर फायर देने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जो लाल किले पर चढ़ गए वो किसान नहीं थे। लेकिन उन्होंने जो बात कही कि जो बैठे हुए थे वो किसान ही नहीं थे, और ये लोग मेरी सरकार गिराना चाहते थे, मोदी जी का सरकार गिराना चाहते थे, इसलिए किसान आंदोलन वापस लिया हुआ। लेकिन किसान आंदोलन जो है हुआ, लेकिन बड़ा फैक्टर ये भी है कि उसी आंदोलन के बाद मोदी जी ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। तो खट्टर साहब के इस बयान को आप बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद मानते हैं? बड़ा बयान है उनका। देखिए, खट्टर साहब का बयान बेशक बड़ा है, लेकिन इससे बीजेपी को कोई फायदा होगा मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरा, खट्टर साहब का ये बयान पहली बार नहीं आया है। आपने किसान आंदोलन के दौरान भी अगर देखा हो, सुना हो, तो बीजेपी के लोग और खुद खट्टर साहब भी ये कहते रहे कि किसानों की आड़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो पंजाब से लोग आ रहे थे उनकी जो फंडिंग आरोप बीजेपी लगा रही थी, जो जिस ढंग से जिन फैक्टर्स में सब चीजों में आ रहे थे उनसे, और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बकायदा उनको टेंडर लगा के उनका सहयोग किया था। तो भाजपा तो शुरुआत से ये बात कहती आ रही है कि किसान नहीं है, किसानों की आड़ में भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आंदोलन है। उसका कारण दूसरा उनका यह भी था कि किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर और पूरे देश में कोई बहुत बड़ा रूप नहीं ले पाया। हरियाणा की अगर बात करें तो आप ये अहिरवाल जो बेल्ट है, तो दक्षिण हरियाणा जिसको बोलते हैं, उस आंदोलन का यहाँ कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं था। वो इम्पैक्ट था रोहतक, सिरसा, जींद, ये जो जिसको बागड़ क्षेत्र बोलते हैं, जाट लैंड बोलते हैं, हाईवे पर, क्योंकि किसान पंजाब से आ रहा था। तो भाजपा का ये बयान कोई नया बयान नहीं है। और खट्टर साहब की जहां तक बात है, खट्टर साहब का कोई भी बयान भाजपा के पक्ष में आज कुछ दे पाएगा, मुझे इसमें शक। आप देखिए, इस बार करनाल विधानसभा, जिस करनाल विधानसभा से 2 बार खट्टर साहब विधायक रहे हैं और नायब सैनी उपचुनाव जीते हैं,
वहां पर जगमोहन आनंद, जिनको टिकट दी गई है भाजपा की, भाजपा के जिला अध्यक्ष है, वो फंसे हुए हैं। वहां सुमिता सिंह है, कांग्रेस की, 2 बार विधायक रह चुकी है, वो कंफर्ट स्कीम है। उसका रीजन बहुत बड़ा ये है कि खट्टर साहब के कार्यकाल में एक तो जो कैडर था भाजपा का, जो भाजपा का वर्कर था, वो बहुत पीछे चला गया। उसके और सरकार के बीच में, उसके और मुख्यमंत्री के बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया। अधिकारियों की पूरी मनमानी रही। टिकटों का जो वितरण हुआ, उस टिकट वितरण में भी पूरी तरह से खट्टर साहब की बहुत बड़ा फैक्टर रहा। अहिरवाल की टिकट अगर आप छोड़ दें, जहाँ राव इंद्रजीत अपने दबाव से टिकटें कुछ अधिक ले गए, तब फरीदाबाद में कृष्णपाल गुजर 4-5 टिकट अपने साथियों को दिला गए। पूरे हरियाणा में मैक्सिमम टिकटें खट्टर साहब के कहने पर दी गई हैं। तो वो जो स्थितियां हैं, भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा पदाधिकारी, एमएलए, मंत्री, इन सबके बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में दूरी, अधिकारियों का हावी होना, और सीएम सेक्रेटरीट को कुछ विशेष लोगों से जकड़ा जाना, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिससे खट्टर साहब का फैक्टर, एंटी एक्स जो सीएम जो मैं कह रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा रेल है। आप किसी भी भाजपा के वर्कर से बात कर लीजिए, वो कहता है कि मेरी पूछ ही नहीं हुई। बीच में जब ओम प्रकाश धनखड़ कुछ समय के लिए अध्यक्ष बने थे, तब ऐसा लगा कि संगठन कुछ उभरने लगा है, लेकिन उनको कंफर्ट जब आने लगा, उनको हटाकर नायब सैनी को ले आए। नायब सैनी जी सब जानते हैं कि मनोहर जी के विशेष आशीर्वाद प्राप्त था उनको। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हरियाणा में एंटी सीएम एक्स सीएम फैक्टर है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बाकी सब चीजों के साथ विशेष तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को उत्साह से लगाने में ये फैक्टर काम आ रहा है। नायब सैनी को अगर 1.5 साल पहले सीएम बना दिया गया होता, तो मुझे लगता है कि स्थिति और बेटर होती। चलिए 2020 का चुनाव याद करते हैं। 2020 के चुनाव में लोकसभा में तो 10 में से 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन आपने विधानसभा में देखा एकदम से 75 पार की नारा दिया जा रहा था, लेकिन 40 सीटों पे समझ गई। मैं अपने दर्शकों के लिए समझा दूं, 90 सीटों की विधानसभा है, 45 सीटों पर बहुमत है, 5 सीटें बहुमत से दूर थी बीजेपी। अगर दुष्यंत नहीं आते तो निर्दलियों की मदद लेनी पड़ती सरकार बनाने के लिए। लेकिन इतना बड़ा अंतर क्यों आ गया 2019 के लोकसभा चुनाव, जिसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में 60 सीटों या 70 सीटों के आसपास पर लीड कर रही थी। इतना बड़ा अंतर 3 या 4 महीने में 2019 और 2020 कैसे आ गया, और इस बार के लोकसभा चुनाव का कितना इंपैक्ट विधानसभा पर पड़ेगा? देखिए दीपक जी, 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, वो लोकसभा चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा गया। और बालाकोट एक बहुत बड़ा विषय था कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती, बालाकोट नहीं होता, तो मैं तो ये मेरे जो सूत्र ये कहते हैं कि 3 एमपी जो बाद में बने, वो ऐसे थे कि जो कांग्रेस में जाने को तैयार बैठे थे, उनकी मीटिंग हो चुकी। बालाकोट के बाद सीन पूरा बदल गया। खासकर जो सैनिक बहुल क्षेत्र थे, उनमें भी सीन बदला, और पूरे प्रदेश में सीन बदला। 79 सीटों पर भाजपा जीत के आई थी 90 में से लोकसभा चुनाव में। इसी वजह से बीजेपी ने नारा दिया था कि 75 पार। लेकिन वो जो 75 पार का नारा था, वो उनके लिए बूमरैंग कर गया। उसकी एक वजह वही जो पहले मैंने आपको कहा है कि कार्यकर्ताओं के और नेतृत्व के बीच में जो अविश्वास था, जो दूरी थी, वो बहुत बड़ा वजह था। अहंकार, सत्ता का जो अहंकार था, वो बहुत बड़ा था। हम अगर 10 की 10 पे जीत गए, हम तो निश्चित तौर पर जीत रहे हैं, जीतेंगे। अति आत्मविश्वास, ये तमाम अफसराई, और आपने जो मोमेंटम खड़ा किया चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले, रथ यात्रा आपने निकाली, जगह जगह आपने 10-10, 15-15 कैंडिडेट खड़े कर दिए कि जो आपके साथ चुनाव लड़ेंगे, उनको लगा कि हमको टिकट मिल जाएगी। वो चीजें थी। जब वो टिकट नहीं मिली, टिकट तो एक को मिलनी है, चाहे आप 10 लोगों को खड़ा कर दीजिए। वो अंदर खाने जो दिक्कत पैदा हुई, वो नाराजगी मोदी से नहीं थी, वो नाराजगी खट्टर साहब से थी। वही इस बार भी है। और भाजपा ने जो इस बार जो बदलाव किया है, खट्टर साहब को जो हटाया गया है, वो भाजपा को समझ आ गया था खट्टर साहब रहेंगे तो जो स्थिति आनी है वो भी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि पिछला चुनाव भी जो हारे, 40 सीट पे आए, टिकटों का वितरण बड़ा गलत टिकटों का वितरण था। आप 5 टिकटें देखिए जो निर्दलीय बने, चाहे नैनपाल रावत थे फरीदाबाद से, चाहे धर्मपाल गौंदर थे नीलोखेड़ी से, चाहे सोमवीर सांगवान थे शकीदादी जी से। ऐसी 5 सीटें थी जिनको दावेदार थे, पक्के दावेदार थे, जीतते, और इंडिपेंडेंट जीते। तो टिकटों का वितरण हुआ, वो भी पिछली बार गलत था। ये तमाम ऐसे इश्यूज थे जो भाजपा को 10 की 10 लोकसभा जीतने के बाद, 79 एमएलए सीट जीतने के बाद 40 पर लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अब मुझे आप ये बताइए, अगर पिछले चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में खुला मदद मिली होती, जैसे मोटे तौर पर इस बात मिल रही है, मैं 2020 और 2024 को कंपेयर कर रहा हूं, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को
फ्री हैंड मिला होता हरियाणा में, तो क्या हरियाणा चुनाव का परिणाम कोई दूसरा होता? और हुड्डा को इस बार कितना फ्री हैंड है और इसका कितना इम्पैक्ट है? देखिए दीपक जी, पिछली बार ये बात चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी ये बात बार बार उठी थी कि भूपेंद्र हुड्डा को 2 महीने या 3 महीने पहले आलाकमान ने फ्री हैंड दिया है। एक गुलाबी पगड़ी के नाम से उन्होंने एक अलग कहानी शुरू कर दी थी, और फिर जो हुड्डा के विरोधी लोग थे वो गुलाबी गैंग देना शुरू कर दिया था। हुड्डा कैंप के लोगों ने गुलाबी पगड़ी बांधकर जनसभाएं करना और तमाम चीजें शुरू हो गई थी। अशोक तंवर उस बार प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनी। अगर पिछली बार फ्री हैंड दिया होता लेकिन 6 महीने पहले, तो शायद कांग्रेस और बेटर स्थिति में होती। ये बिल्कुल ठीक बात है। और इस बार भी हुड्डा साहब को फ्री हैंड तो दिया गया, लेकिन शैलजा की जो टंगड़ी बीच में लग गई, उस वजह से भी कांग्रेस नुकसान उठाएगी इस बार। और पिछली बार टिकटें कांग्रेस ने भी कुछ टिकटें, दो चार, मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, वहां भी इशू आया था। 31 सीट कांग्रेस ले गई थी। चार्ट बेल्ट में पूरी तरह सूखना साफ था बीजेपी का। जो जाट चेहरे, बड़े चेहरे थे, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु थे, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ थे, चाहे वो सुभाष बराला थे, वो तमाम चेहरे बुरी तरह से अच्छी खासे वोटों से हारे थे। जाट आंदोलन के बाद जो दिक्कतें, जो शिकायतें खट्टर साहब के साथ थी, उन शिकायतों ने जाटलैंड में पूरी तरह सूखड़ा साफ किया था। और खासकर ओल्ड रोहतक, जो ओल्ड रोहतक क्षेत्र है, वो सोनीपत जिला, झज्जर जिला, आपका रोहतक जिला, ये जो ओल्ड रोहतक क्षेत्र है, यहाँ पूरी तरह से हुड्डा साहब की पकड़ है। और ये जो क्षेत्र है, ये हर बार हुड्डा साहब को साथ देता है। पिछली बार भी साथ दिया, लेकिन अहिरवाल और हाईवे जो है उन्होंने साथ नहीं दिया। वो कहीं ना कहीं, जब कर्नल ये आपका राव इंद्रजीत सिंह थे, जब फैजाद कृष्णपाल गुर्जर थे, चाहे उधर संजय भाटिया थे, वो बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे और उसी जगह से भाजपा ने लीड ली। ये जो क्षेत्र है, इस बार खासकर जो हाईवे क्षेत्र है, हाईवे बेल्ट है, वहां भाजपा कंफर्ट स्थिति में नहीं है। ठीक है। तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना और मनोहर लाल खट्टर को हटाना, आपको नहीं लगता ये भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है? भाजपा के पक्ष में काम करता अगर ये सारा कुछ 1 डेढ़ साल पहले हो गया। जो वर्कर्स के बीच में दूरी थी, नायब सैनी ने बनने के बाद वर्कर के साथ बातचीत करना शुरू किया, पब्लिक के बीच में आना शुरू किया। जो आम आदमी और सरकार के मुखिया के बीच में दूरी थी, वो घटनी शुरू हुई थी। नायब सैनिक को टाइम ही कहाँ मिला। 13 मार्च को मुख्यमंत्री बनाया गया, 14 मार्च को बहुमत साबित किया, उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए, फिर विधानसभा चुनाव आ गए। और आप ये देखिए, नायब सैनी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको ये नहीं पता कि आपके यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं। वो 16 अगस्त की सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि चुनाव नहीं होंगे अभी, और 3 बजे चुनाव अनाउंस हो जाते हैं। तो हरियाणा में एक ये मैसेज गया था कि नायब सैनी को भले ही मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री की जगह वो मनोहर खट्टर जी के ही काउंटर पार्ट है, उनसे अलग नहीं है, वो उनकी छत्र छाया में काम करेंगे। ये इस वजह से भी लगा कि कुरुक्षेत्र में जो अगले दिन एक उद्घाटन हुआ था, वहां नायब सैनी से ज्यादा तवज्जो मनोहर खट्टर जी को दी गई, वो मौजूद थे वहां पर। ये जो मैसेज गया पब्लिक के बीच में कि नायब सैनी तो मनोहर खट्टर की कॉपी के रूप में काम कर रहे हैं, बदलाव कुछ नहीं हुआ है। ना तो सेक्रेटरी में कोई बदलाव हुआ, ना सीएम हाउस में कोई बदलाव हुआ, ना अधिकारियों में कोई बदलाव हुआ। तो एक मैसेज डाउन द लाइन जाता है, यार सीएम बदल गया तो व्यवस्था भी बदलेगी। वो जो व्यवस्था नहीं बदली, उसने लोगों को निराश किया। लेकिन एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये दीपक जी, कि अभी जब थोड़ा सा टाइम मिला नायब सैनी को, उन्होंने जिस तेजी से लोगों के बीच में जाना शुरू किया, घोषणाएं शुरू की, चाहे वो सीमा बढ़ाना हो आर्थिक उसके ऊपर, चाहे वो पोर्टल्स की बात करना हो। एक पोर्टल से बड़ा दुखी किया। मनोहर खट्टर की सरकार को पोर्टल की सरकार कहा जाने लगा था। आपका हुड्डा और बाकी लोगों ने तो क्या ही था कि वो परिवार पहचान पत्र, वो मुसीबत पहचान पत्र बन गया था। ऐसे प्रॉपर्टी आईडी, ये ऐसे इश्यू थे जिन्होंने मनोहर जी को घेरा हुआ था, और उस बात पे मानने को तैयार नहीं थे। इस बात पे नायब सैनी जब आए तो ये लगा कि ये उन चीजों को बदलेंगे। और उन्होंने कहा भी कि जो जो दिक्कतें कर रहे हैं रिव्यू करेंगे, एकदम तो कह नहीं सकते थे कि हम खत्म कर देंगे, वो निश्चित तौर पर खत्म कर दे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछली बार प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे पर प्रमोद विज जो पानीपत के विधायक थे, वो सीएम साहब के पास गए और 8-10 विधायक गए कि प्रॉपर्टी आईडी का जो इशू है, ये हमारे वोटर्स को नाराज कर रहा है, लोग धक्के खा रहे हैं और करप्शन का बोलबाला है। तो मुझे जो विधायक गए थे, मुझसे एक विधायक ने बताया था कि सीएम साहब ने उनको कहा, खट्टर साहब ने, कि ये पोर्टल तो हम खत्म करेंगे नहीं, आपकी जो शिकायतें हैं उनको हम दूर कर देते हैं, आप 200 आईडीज दे दो, जिनके होने हम चढ़वा देते हैं। प्रमोद विज इसलिए गए थे कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको वो नहीं करा पाए। अपना काम विधायक होते हुए नहीं करा पाए, सत्ता का विधायक होते हुए नहीं करा पाए, लेकिन वहां जाके नहीं हुआ।
वापसी में क्या हुआ, नाम तो दे दिए पर वो काम नहीं हुआ। वो जो पोर्टल पोर्टल का खेल था, जिसको कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है, वो बहुत बड़ा खेल था, जिसने आम आदमी को, पार्टी के वर्कर को भी नाराज किया। एक बड़ी वजह ये रही कि लोकसभा के चुनाव जो इस बार हुए, तो पन्ना प्रमुख इनके भाजपा का एक है कि पन्ना प्रमुख त्रिदेव, एक एक पन्ने पे एक एक बूथ, शक्ति बूथ, वो सब करेंगे, वो सब नदारत थे। एक पन्ने का जो पन्ना प्रमुख है, अगर वो ढंग से काम कर ले तो भाजपा को कोई हराने वाला नहीं है। एक पन्ना को 15-20 लोगों से बात करनी होती है, पर ऐसा नहीं है। एक वजह संघ भी है। संघ जो पहला 2014 में जब सीएम बने थे खट्टर साहब, तो संघ का पूरा दखल था, संघ के पूरे अधिकार थे। 2019 में उन्होंने पद प्रकरण शुरू कर दिए, तो 2019 और 2024 के बीच का जो दौर रहा, उसमें संघ का इतना नहीं चला जितना खट्टर साहब हावी रहे। और लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा, जेपी नड्डा के बयान के बाद संघ के लोग पीछे चले गए, काम नहीं किया। जेपी नड्डा ने कहा कि हमें संघ का अब जरूरत नहीं है, संघ चले संघ संस्था, भाजपा अपने पैरों पर खड़ी है। इसका नुकसान भाजपा को हुआ। इस बार थोड़ा इस बात से संभले हैं, कोशिश की है कि संघ के लोगों को साथ ले लें। अभी एक मीटिंग हुई थी टिकटों के वेतन से पहले फरीदाबाद में, जिसमें अरुण सिंह जो संघ के बड़े अधिकारी हैं, और अरुण क्षेत्रीय कुमार जी। यहाँ के जो अरुण कुमार जी और पवन जिंदल जी, हरियाणा के जो प्रभात जी, ये चारों पांच लोग मिलकर बात हुई थी। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है, मुझे बताया गया कि संघ की सीटें तो हैं, जैसे अब हिसार की सीट है, हिसार में कमल गुप्ता निश्चित तौर पर अच्छे बड़े कैंडिडेट नहीं है, और सावित्री जिंदल को टिकट मिलती तो हिसार भी जीतते, और साथ में आपका नलवा पर भी फर्क पड़ता। तो संघ के जो लोग इस बार कितना साथ देंगे, इसका बड़ा फर्क पड़ेगा। संघ की टोली जो घर घर जाती है, उसका जो कार्यकर्ता काम करता है, उसका फायदा भाजपा को मिलता है। ठीक है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस की अगर बात की जाए, इंडिया गठबंधन की, तो उसको लोकसभा में के चुनाव को अगर विधानसभा में कन्वर्ट किया जाए तो उनको क्लियर मेजोरिटी है। 44 कांग्रेस के पास, दो आम आदमी के पार्टी के पास 46, तो क्लियर मेजोरिटी है 44। हालांकि बिल्कुल नजदीक खड़ी हुई है बीजेपी, खड़ी हुई है लोकसभा चुनाव के हिसाब से। आम आदमी पार्टी से ना अलायंस हो पाना, उनका उनका कितना वोट उनको मिलेगा, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो किंग मेकर है। देखिए, अरविंद केजरीवाल भले ही कुछ भी कहे, मुझे नहीं लगता हरियाणा में एक की सीट उनके पास आ रही है। कहीं एक आध जगह को जमानत कहीं बच जाए। जैसे रेवाड़ी में उनके जो कैंडिडेट है सतीश, वो जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे, बड़ा चेहरा है, लेकिन वो जीतेंगे नहीं, त्रिकोणीय जरूर बना देंगे। वो बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे इनका अनुराग ढांडा है, तो कलायत से चुनाव लड़ रहे हैं। ये कुछ चेहरे हैं जो इनके बड़े चेहरे हैं, लेकिन ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि जो अपने दम पे जीत दर्ज कर सके। ये जरूर हो सकता है कि कहीं 2000 कहीं 5000 जो वोट तो कटेंगी, वो कांग्रेस की वोट कटेंगे, कांग्रेस को नुकसान होगा। जो अलायंस की बात है, 2 सीट जो कांग्रेस ने ली, आम आदमी पार्टी ने ली, वो कुरुक्षेत्र में ली थी। सुशील गुप्ता वहां से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, वो भी हर तरह से सक्षम है वहां पर, तन मन धन सब उनके पास है। और एक कांग्रेस का अलायंस था, एंटी जाट एंटी बीजेपी सेंटीमेंट्स था जाटों में, उसका फायदा उनको मिल गया, तो 2 सीट जीत गए। हाँ, अगर ये अलायंस हो जाता, अगर ये अलायंस होता तो इसका नुकसान भाजपा को बड़ा नुकसान होता, और कांग्रेस को बड़ा फायदा होता। इस बात को राहुल गांधी ने अच्छे से समझा होगा। शायद वो दिल्ली में कुछ बार्गेन करने की बात थी, लेकिन यहाँ दीपेंद्र हुड्डा और दीपक बावरिया जो प्रभारी थे, वो किसी कीमत पे नहीं चाहते थे कि हम हरियाणा में आम आदमी पार्टी को सत्ता के नजदीक नहीं आने दें। वो एक भी सीट जीतता नहीं जीतते, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी सहभागी होती तो शायद थोड़ा बहुत फायदा होता। इनका जो अलायंस टूटा, उस दिन में आप देखा होगा कि 6 टिकट आम आदमी पार्टी को दे दी है, इस बात की खबरें चलनी शुरू हो गई थी। उसमें एक टिकट में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक टिकट गुड़गांव की थी, 2 टिकटों में झगड़ा इनका था, एक गुड़गांव पर, एक कलायत के ऊपर। गुड़गांव से उमेश अग्रवाल 2014 में चुनाव जीते थे, और हरियाणा में सबसे बड़ी वोटों के साथ चुनाव जीते थे। और गुड़गांव सीट भाजपा हमेशा, इस बार उन्होंने ब्राह्मण को सीट दी है, वरना जब से हरियाणा में चुनाव हुए हैं, भाजपा ने हमेशा किसी वैश्य समुदाय को टिकट दी है। इस बार एक चीज मुझे बीच में और कहना चाहूंगा, इस बार भाजपा ने 4 वैश्य टिकट काटी है डिस्ट्रिक्ट एमएलए की। इस बात को लेकर वैश्यों में नाराजगी जरूर है। तो अगर उमेश अग्रवाल जो टिकट मांग रहे थे, आम आदमी टिकट मांग रही थी, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि उमेश अग्रवाल को अगर गुड़गांव टिकट देती अलायंस में, तो शायद कांग्रेस को आम आदमी पार्टी टिकट जीत जाती। लेकिन रात को 11:45 जब अनाउंस किया है कांग्रेस ने, उसके बाद सारा खेल बिगड़ गया गुड़गांव और कलैत को लेकर। तो मेरा मानना यही है कि आम आदमी पार्टी अल्टीमेटली जितना नुकसान पहुंचाएगी, वो कांग्रेस को पहुंचाएगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी
जिसके बारे में अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई किंग मेकर हो जाएगी, आपको ऐसा नहीं लगता? तो आखिरी मैं सवाल दीपक जी आपसे। दीपक हाँ जी जी दीपक जी जी। इसी में आपको ऐड कर दूं, तो आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा में दिल्ली में भी उसका वोट बैंक है। वो वोट बैंक वो वोट बैंक है कि जो किसी वजह से वोट देता है, चाहे वो पूर्वांचल का वोट बैंक हो, चाहे बिहार का वोट बैंक हो। ये सारा वोट बैंक एनसीआर में है। इंडस्ट्रियल वजह से भी और शहरी विकास की वजह से भी गुड़गांव, फरीदाबाद, कन्नौर, राई, ये सीटें ऐसी हैं, 10 से 12 सीट, जहां उन वोट बैंक का है। और इन्हीं जगहों पर आम आदमी पार्टी का कोई इम्पैक्ट नहीं। ठीक है। आ, अब आपका दिल क्या कहता है? क्योंकि पत्रकार का दिमाग भी होता है, दिल भी होता है, और अब विश्लेषण करके वो अपनी चीजें कहता है, लेकिन आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल ये कहता है कि जो भी सरकार बने, उस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, करप्शन मुक्त हो और भेदभाव ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरकार कोई बने, ये चीजें मौजूद रहेंगी। ये मनोहरलाल खट्टर जी की सरकार जब आई थी, उनका बड़ा जोर शोर से नारा था कि करप्शन फ्री हरियाणा। उन्होंने पर्ची खर्ची वाली बात ठीक है, नौकरियों में करप्शन कम हुआ है, सहमत। लेकिन जो करप्शन की दर थी, अगर कोई काम 1,000 रुपये में होता था, वो काम 5,000 में भी नहीं हो रहा है। 1,000 रुपये देके भरोसा था कि काम हो जाएगा। आज की डेट में मतलब पैसे का बहुत बड़ा इशू नहीं रहा, क्योंकि आम आदमी ने ये मान लिया कि 1,000, 2,000, 5,000 जो पैसा जा रहा है, वो सुविधा शुल्क है। आप जो बिल्डर्स के करप्शन की बात करते हैं, जो बड़े कामों की बात करते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आम आदमी के साथ आती है। आम आदमी सीधा सीधा किससे प्रभावित हो रहा है? ये जो चीजें हैं, चाहे वो पोर्टल की बात की, प्रॉपर्टी आईडी की बात की, फैमिली पहचान पत्र की बात की, आप जमीन, आप नगर निगम में चले जाइए, बिजली विभाग में चले जाइए, जो भी कार्यालय ऐसे हैं जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है, वो करप्शन बड़ी घटी नहीं। और उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो देना पड़ेगा, बिना दिए काम नहीं हुआ। यहाँ तक का मेरे पास एग्जाम्पल है कि सत्ता में जो अधिकारी, जो पदाधिकारी थे भाजपा के, इवन एमएलए के कहने के बाद भी काम नहीं हुए, कि जो करप्शन का तंत्र था वो बहुत हावी हो गया था। और ये कोई कहीं कमी नहीं हुई। एक बार खट्टर साहब ने कुछ हरियाणा के पत्रकारों को बुलाया था, 2015-16 नहीं, 17-18 के आसपास की बात होगी, कि ये बात थी, तो मैं खट्टर साहब साथ साथ बैठे थे उस मीटिंग में। तो वो करप्शन की बात आई, तो मैंने कहा कि फोर्थ फ्लोर पे करप्शन जरूर कम हो गया, फोर्थ फ्लोर मतलब सेंट्रल सेक्रेटरी में, लेकिन बाकी जगह करप्शन बढ़ गया है। उन्होंने माना, उन्होंने 2-3 पद की कहा कि बढ़ गया, और उन्होंने कहा मैं कम कर दूंगा। कम कहीं कुछ नहीं हुआ।